हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया था। आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ लॉ का भी रिवीजन किया हुआ है। इससे पहले हमने लॉ स्टार्ट किया था और उसकी भी आई गेस 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमने पूरा कंप्लीट आपको लॉ का रिवीजन कराया है। आप उसे देख सकते हैं। आप यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स एंड मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और इस रिमेनिंग टाइम को सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। ऑलमोस्ट 50% सिलेबस जो है वो हमने वहां पर कवर कर लिया था। मैंने कहा था कि हम इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। कल के लेक्चर में हमने बेसिक्स टॉपिक्स लिए थे अपने, जैसे कि कल हमने देखिए क्या क्या किया था। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, मनी एंड बैंकिंग है और आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, डैश रेफर्स टू द total amount of income received by the firm from selling a given amount of its output। पूछ रहा है कि क्या वो अमाउंट है जिसे हम गुड्स को सेल करके अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या टर्म है, टोटल। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये रेवेन्यू कंसेप्ट से है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में कितना खर्चा लगा और आपकी खुद की कितनी प्रॉफिट आप उसमें ऐड कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू। आप इसे एक और चीज से लिख सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये आपका होता है टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही एक होता है एवरेज रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, यानी कि पर यूनिट आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, एक यूनिट को सेल करने पर आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। वैसे ही आपका आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि एक एडिशनल क्या रेवेन्यू आपने जनरेट किया एक एडिशनल आउटपुट को सेल करके। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपसे टोटल अमाउंट ऑफ इनकम पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये कल का ही टॉपिक का क्वेश्चन है, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का ही कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर जो है हम प्राइस डिटर्मिनेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या होता है। देखिए मार्केट का मतलब है कोई भी ऐसी जगह जहां पर दो लोग मिल रहे हैं। कौन है वो दो लोग, बायर और सेलर। ये दोनों लोग क्यों मिल रहे हैं, बायर को प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, सेलर को अपना प्रॉफिट चाहिए, अपना प्राइस चाहिए। अब ये दोनों मीट कर रहे हैं ताकि बायर को अपना प्रोडक्ट मिल सके और जो सेलर है वो अपनी सर्विसेज देकर अपना अमाउंट ले सके। ये लोग नेगोशिएशन करते हैं, आपस में बार्गेनिंग करते हैं और तब जाके एक प्राइस को डिसाइड करते हैं। इस प्लेस को कहा जाता है मार्केट। तो मार्केट क्या है, प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ प्राइस। ठीक है, दैट इज मार्केट। अब देखो जब हम मार्केट ऑफ कंपटीशन है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या क्या है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन।
परफेक्ट नाम से पता चल रहा है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि रियल में अप्लाई ही नहीं होता, हाइपोथेटिकल माना जाता है। परफेक्ट कंपटीशन जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। इंडस्ट्री यहाँ पर क्या होती है, प्राइस टेकर, वेरी गुड, प्राइस टेकर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी आओ और कोई भी जाओ। क्लास में बताया था ना, आराम से सब्जी मंडी में जाकर आप भी एक चटाई बिछाकर सब्जियां लगाकर बेचना शुरू कर दो, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि क्यों यहाँ पे सब्जियां बेच रहे हो। अज्यूम किया जाता है कि वो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है ना। वैसे ही जब हम कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है आपका मोनोपोली, जहां पर एक सिंगल सेलर है। मोनोपोलिस्टिक, जहां पर सेलर्स लार्ज नंबर पर हैं लेकिन ये हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। और ओलिगोपोली, जहां पर सिर्फ फ्यू सेलर्स हैं, ठीक है, ये है आपका ओलिगोपोली। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कंपटीशन है, अभी हम इसे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको और डिटेल में इसे एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन 33, which of the following statement highlights one of the essential conditions of perfect competition? इस स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एसेंशियल कंडीशन बताता है परफेक्ट कंपटीशन की? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। क्या परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा है कि सेलर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन बायर्स कम है? दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या परफेक्ट कंपटीशन ऐसा है जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं प्राइसिंग के, सेम प्रोडक्ट के लिए आपने अलग अलग प्राइस रखा है? परफेक्ट कंपटीशन हैज द सेम प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। या परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है सेम प्राइसिंग सेम प्रोडक्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में गलती क्या है कि नंबर ऑफ सेलर्स तो ज्यादा है लेकिन बायर्स फ्यू है, ये गलत है। ये कहां पर आएगा? डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स है इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा आपके पास क्या क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो बनता है इनफिनाइट, ठीक है। मोनोपोली में बनता है लेस देन वन, मोनोपोलिस्टिक में सॉरी, मोनोपोली में इट्स लेस देन वन, मोनोपोलिस्टिक ग्रेटर देन वन और ओलिगोपोली में आपका किंग्ड डिमांड कर्व बनता है, ठीक है। ये हो गई डिमांड कर्व की बात। प्रॉफिट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है, मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल प्रॉफिट और ओलिगोपोली में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है। मार्केट की जो भी टाइप्स है ना उन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम कंज्यूमर्स टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। कह रहा है ये कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर कंज्यूमर सरप्लस को इस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम प्रॉफिट आप अपना यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर गुड्स को बेचकर। आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है मैंने क्लासेस में करवाया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना, ठीक है। सेम गुड्स के लिए अलग अलग प्राइसेस हम चार्ज करते हैं, उसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 3 डिग्री है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट डिग्री जहां पर आप मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस चार्ज कर लेते हैं, पहले ही मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस आप चार्ज कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री क्या है? जब आप बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में। और थर्ड में क्या है? जब आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है। और यहां पर स्टेटमेंट कह रहा है कि आप ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर आप अपना टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं।
तो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस कहाँ है? फर्स्ट डिग्री में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, if dash are few sellers who are selling competing products to many buyers। देखिए, जैसे कि मैंने बताया परफेक्ट कंपटीशन है, आपका मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है और ओलिगोपोली है। परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, ठीक है। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज सेलर्स हैं लेकिन फ्यू बायर्स हैं, और ओलिगोपोली में आपके फ्यू सेलर्स हैं। यहाँ पे पूछा है कौन से मार्केट कंडीशन में आपके फ्यू सेलर्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके ओलिगोपोली के अंदर, ठीक है। और प्राइस कंपटीशन में आपका क्या होता है? इंडस्ट्री प्राइस टेकर, मोनोपोली में क्या होता है? प्राइस मेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नेम द पॉलिसी दैट अकॉर्ड्स विद द एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसीज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो हम दो पॉलिसी को स्टडी करते हैं, एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बात करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के बारे में, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी बात करती है मनी सप्लाई के बारे में, ठीक है। अब फिजिकल पॉलिसी में आपके पास दो चीजें हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी क्या है? जहां पर आप स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और टैक्सेस को कम कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है? जहां पर आप स्पेंडिंग को कम करेंगे और टैक्सेस को बढ़ाएंगे। ये सारी चीजें मैंने क्लासेस में कराई हैं आप सभी को। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है? इसमें बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे रेपो रेट, ठीक है, जिस रेट पर जो है आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करता है? लोन देता है विद सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो रेट, जिसमें उल्टा हो जाएगा, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को आपके सेंट्रल बैंक को लोन देगा, लेंड करेगा कुछ अमाउंट, ठीक है। देन आपका आता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स को क्या करना होता है? सेंट्रल बैंक्स के पास कैश फॉर्म में कुछ डिपॉजिट जमा करना होता है अपने टोटल कलेक्शन का। वैसे ही एसएलआर होता है। एसएलआर, इसमें आप क्या रखते हैं? गोल्ड एंड सिक्योरिटीज को एज अ डिपॉजिट जमा करके रखते हैं विद द आरबीआई। तो यहाँ पर पूछा है एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पॉलिसीज का जो डिसीजन है वो किस में लिया जाता है? वो लिया जाता है आपके फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, व्हाट डू वी कॉल द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेपो रेट, जिसे हम और भी कहते हैं रीपरचेज रेट। देखिए, जितने भी टूल्स है ना मॉनेटरी पॉलिसीज के, उसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो मेघा मैम ने कंडक्ट करवाए हैं। मेघा मैम ने इसकी क्लासेस ली है यूट्यूब पर, ठीक है। तो उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, वहां पे मैम ने चीजें एक्सप्लेन भी करी है, तो उस पे भी आप क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं। एक बार वो क्लास भी देख लेंगे तो आपके और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी और बेहतर तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द प्राइमरी पर्पज ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करने का प्राइमरी पर्पज होता है जो प्राइस स्टेबिलिटी है मार्केट में, उसे मेंटेन करना। प्राइमरी पर्पस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। बाकी चीजें भी हैं, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर मेजर टारगेट है विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, ये दोनों के दोनों आपकी क्या है? लिक्विडिटी पोजीशन को बताते हैं, किसी भी बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन को बताते हैं। मैंने बताया सीआरआर जो है, जो कैश के फॉर्म में रिजर्व रखता है विद द सेंट्रल बैंक, और एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो गोल्ड के फॉर्म में आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट्स करके रखता है, ठीक है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करके रखना। कल के दिन ऐसा ना हो कि कमर्शियल बैंक्स में कोई पैसा ही ना बचे, इसलिए पहले से ही कुछ ना कुछ अमाउंट साइड करके आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये है आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो सीआरआर और एसएलआर को
मेंटेन करने के लिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव है दैट इज लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी? द टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एक ऐसा टूल जो सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द टूल यूज गवर्नमेंट इन विच इट यूजेस इट्स टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज टू अफेक्ट द इकोनॉमी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया ऐसा टूल है जिसमें हम टैक्सेस के बारे में डिस्कशन करते हैं और एक्सपेंडिचर के लिए पॉलिसीज को बनाते हैं। ये हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर करते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी क्या कंट्री की गवर्नमेंट मेंटेन करती है या फिर सेंट्रल बैंक? फिस्कल पॉलिसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो पहले के दो स्टेटमेंट तो सही है, बट थर्ड स्टेटमेंट में उल्टा पुल्टा इन्होंने यहां पर दिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। ये गया और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। बैंक रेट्स आर यूज्ड बाय आरबीआई टू गिव लोन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो, बैंक रेट्स या रेपो रेट दोनों ही जो है कमर्शियल बैंक को दिए जाते हैं एज अ लोन। ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट। रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और रेपो रेट में आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आप लोन देते हैं, लेकिन बैंक रेट में कोई सिक्योरिटीज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी और जो है आपका फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक था। तो अब ये सिलेबस का अगर मैं बताऊं, एक सेकेंड, तो अभी तक देखो हमने क्या क्या कर लिया। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बतानी थी, हाँ प्राइसेस मैंने आपको बता दिए ना, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में कि क्या क्या कैसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। डिमांड के बारे में मैंने बता दिया, डिमांड कर्व कैसा होता है और कैसा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, देखो परफेक्ट कंपटीशन में आप सभी ने ये वाला ग्राफ बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। एसी कर्व और एमसी कर्व का, और ये जो लाइन आती है ये आती है प्राइस की। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहां पर जो है एमसी कट्स एसी फ्रॉम बिलो, ये कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है ये लाइन, तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। ये परफेक्ट कंपटीशन का मैं प्राइस डिटर्मिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो मैंने डिटेल में क्लासेस में कराया हुआ है आप सभी को। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी हमने कर लिया। अभी हम ये 3 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। जो मेजर पोर्शन था आपका वो ये वाला था जिसे हमने प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिया। अब ये वाला जो टॉपिक है बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तो इसे हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 41 हमने कर लिया, जी हाँ। 42, व्हेन मनी सप्लाई एक्सीड्स अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए एक्सीड्स अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ये सब इस टर्म से हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। इन्फ्लेशन क्या है? जब आपके प्राइसेस बढ़ जाए लेकिन आपकी परचेजिंग पा जाए, और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? ठीक है, तो मनी सप्लाई जब एक्सीड कर रही है अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अब बहुत सारे टाइप्स के इन्फ्लेशन है,
ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज ऐड करी है, ये इमेज क्लास में भी थी, क्लास में इसी से आपको कराया था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कवरेज के बेस पर कॉम्प्रिहेंसिव और स्पोरेडिक। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जब सारे गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाए, स्पोरेडिक का मतलब होता है जब कुछ फ्यू ग्रुप्स है या फिर फ्यू गुड्स है उनका प्राइस बढ़ जाए। वैसे टाइम के बेस पे होता है कि वॉर टाइम पे इन्फ्लेशन आता है, पोस्ट वॉर आता है, पीस टाइम आता है। गवर्नमेंट के बेस पे, गवर्नमेंट रिएक्शन के बेस पे ओपन इन्फ्लेशन, जहां पर गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रही है इन्फ्लेशन को। सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और भी चीजें रेट्स के बेस पे, जैसे क्रीपिंग, जहां पे बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन आता है, माइल्ड इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेशन क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लेशन का मतलब है कंटिन्यूअसली जो इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ऐसे मॉडरेट आता है, रनिंग आता है, गैलोपिंग आता है, जंपिंग इन्फ्लेशन, जहां पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसे अलग अलग टाइप्स हैं और डिटेल में मैंने आपको ये सारे के सारे क्लासेस के अंदर करवाए हुए हैं, ठीक है। फिर अलग अलग कॉजेस के बेस पे आपके पास इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्टेबिलिटी के बेसिस पे आप पे इन्फ्लेशन है। तो ये सारे के सारे टाइप्स मैं डिटेल में करा चुकी हूँ। एंड प्लीज एक बार जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है एंड अभी लास्ट कुछ टाइम के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपको बहुत जल्दी कम टाइम में आपको रिविजन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? ऐसी सिचुएशन जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स जो हमारी है उसके पास काम नहीं है, सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। डिस्गाइज्ड है, सीजनल है, स्ट्रक्चर्ड है। डिस्गाइज का मतलब क्या है? यहाँ पर जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, मतलब दिख रहा है, एक तरह से फेक एम्प्लॉयमेंट इसे हम कहेंगे। दिख रहा है कि सब लोग काम कर रहे हैं बट उतने लोगों की जरूरत भी नहीं है वहां पर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजनल की बेसिस पे होती है। स्ट्रक्चरल या फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो बिजनेस साइकिल्स में चेंजेस आते हैं उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। एक और अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी स्ट्रक्चरल होती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और साइक्लिकल होती है आपकी बिजनेस साइकिल की वजह से। फ्रिक्शनल होती है जहां पर आप अभी करंट सिचुएशन में अनएम्प्लॉयड है क्योंकि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप दूसरी जॉब पर स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट का, सिर्फ उसका मीनिंग है और टाइप्स अंडरस्टैंड करने के लिए। कॉजेस तो वही सारी चीजें हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये सारी की सारी कॉजेज हैं जो सेम है। इकोनॉमिक्स में आपको पता है मेजरली चीजें कॉमन होती है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा ये मनी से क्वेश्चन है। मनी, मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। व्हाट इज मनी? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसकी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं, इसे आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप डिफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो इसमें ना आपके 4 तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं मनी सप्लाई के, बेसिकली मनी मेजर्स के। M1, M2, M3, M4। M1 ये मैंने क्लास में भी कराया था आपको, CC, DD एंड OD। CC मतलब करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 में आता है M1 की सारी चीजें प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस। M3 में आता है M1 की चीजें प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, की चीजें प्लस, सॉरी एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी। M3 में आएगा आपका
टोटल डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड एक्सक्लूडिंग, यहां पर विजिबल नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस को एक्सक्लूड करके आपके M3 के अंदर आता है। M1 M2 आपका जो होता है ये नैरो मनी होता है, M3 M4 आपका ब्रॉड मनी होता है। M1 जो है आपका मोस्ट लिक्विड है और M4 आपका लीस्ट लिक्विड है, यानी कि बहुत जल्दी आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड कैश में। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? M3 इज मोस्ट लिक्विड सप्लाई मनी सप्लाई मेजर, नो। M2 इज द मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर, M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर। तो देखो M1 जो है मोस्ट लिक्विड होता है, M4 लीस्ट लिक्विड होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मनी। देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी, देखो पहले के टाइम पे स्टार्टिंग कैसे हुई थी, अगर किसी को सामान लेना था बदले में उन्हें कुछ सामान देना भी था, तो सामान के बदले सामान, ठीक है। पहले चलता था आपका बार्टर सिस्टम। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। देन उसके बाद गोल्ड का इस्तेमाल हुआ, गोल्ड के बेसिस पे आप क्या करते थे, सामान को खरीदते थे, गोल्ड एंड सिल्वर। फिर मेटल्स का इस्तेमाल हुआ, फिर आपका जो है पेपर मनी आया, फिर आपका प्लास्टिक मनी आया जो अभी आप कार्ड्स यूज करते हैं, और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन ऐप का यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, और अभी और भी मॉडर्न चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज। तो इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ मनी है ना। इसके अलावा यहाँ पर तो देखिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड ये तो आपके आ गए किसमें, प्लास्टिक मनी के अंदर। लेकिन मैं आपको और भी टाइप बताना चाहती हूँ, फॉर्म्स ऑफ मनी मैंने आपको क्लास में कराया था। इसमें था फिएट मनी, वो मनी जो भी एज अ करेंसी आपके अथॉरिटी ने इश्यू किया है, इशूड बाय अथॉरिटी। फिड्यूशरी मनी जो ट्रस्ट के बेसिस पे पेयर और पे के बीच में, जैसे कि चेक्स। रीड मनी, फुल बॉडीड मनी क्या है, कमर्शियल वैल्यू जब बराबर है मनी वैल्यू के। और एक और आता है इसमें क्रेडिट मनी, जहां पर मनी वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू के। ये सब चीजें मैंने आपको क्लासेस में कराई हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो दो फंक्शंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो प्राइमरी फंक्शन है कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल करता है, उसकी वैल्यू को हम मेजर करते हैं। बाकी सारी सेकेंडरी में आती हैं, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट्स। तो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन नहीं है, यानी कि प्राइमरी है। तो प्राइमरी कौन सा है आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ये कुछ नया क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया। कौन सी इमेज जो है वो 20 रुपीज जो नोट नया आया है महात्मा गांधी न्यू सीरीज में, उसमें इमेज किस चीज की बनी है पीछे। तो देखिए जिन बच्चों को इसका आंसर आता है बहुत अच्छी चीज है, मुझे बस ये अच्छा लगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो मैंने ऐड कर दिया। ये इमेज देखिए 20 रुपीज नोट की, यहाँ पर देखिए किस चीज का इमेज है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए क्या है ये है आपकी एलोरा केव्स, ठीक है ये। और यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया, कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती है नोट्स के ऊपर। इंडियन करेंसी की जो नोट्स है उस पर कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती है, तो उसमें 17 लैंग्वेजेस लिखी होती है। आई डोंट नो आप पढ़ पाएंगे या नहीं, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड आई गेस और भी होंगी, बट शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ ठीक तरीके से। बट हाँ मैंने देखा तो 17 अराउंड लैंग्वेजेस यहाँ पर हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये हल्का सा था, थोड़ा अच्छा सा, तो मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। बेसिक सा टॉपिक था ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम ट्रेड करते थे गुड्स के बदले गुड्स देकर, तो यहाँ पे क्या होता था ना, जिसे हम सीसी इकोनॉमी भी कहते थे, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती थी। डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम, स्टोर ना करने की प्रॉब्लम, डिफर्ड पेमेंट ना होने की प्रॉब्लम, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखकर जो है हमने मनी को जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया था, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स ही बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम को हम लंबा नहीं चला सकते थे। तो कौन सा सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को दिया जाता था? दैट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, इज डैश इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर अ पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन ऑफ लो ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन लेड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा सिचुएशन जहां पर लो ग्रोथ होती है और राइजिंग इन्फ्लेशन होती है, मतलब इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है और ग्रोथ बहुत ही कम है इकोनॉमी की, तो इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया। देखिए, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो हम इसे मेजर करते हैं WPI से या फिर CPI से। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस डेटा को लेकर आती है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन 52, डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्वेश्चन है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंप्लाइज, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, खर्चा ज्यादा कर रही है और उसके रेवेन्यू कम है, इसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, जब हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं, रेवेन्यू रिसिट कम होती है। फिर आता है आपका फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, इसमें आपकी बोरोइंग्स नहीं आती अदर देन बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट, नए करेंसी नोट को प्रिंट करना, नो। रिप्लेसिंग न्यू करेंसी विद वर्न आउट करेंसी, न्यू करेंसी को पुरानी करेंसी के साथ रिप्लेस करना, नहीं। पब्लिक एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना एज कंपेयर टू पब्लिक रेवेन्यू, यस। जब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं लेकिन रेवेन्यू के सोर्सेस कम है, उसे कहते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ऑप्शन सी जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द अमाउंट रिसीव बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड्स। जब अमाउंट जो रिसीव कर रही है गवर्नमेंट, किसकी फॉर्म में? इंटरेस्ट की फॉर्म में, फीस की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये क्या है आपका? देखिए, जब हम रिसिट्स पढ़ते हैं, टैक्स रिसिट्स होती हैं और नॉन टैक्स रिसिट्स होती हैं। टैक्स जो कि आप पढ़ते ही हैं, आपका इनकम टैक्स हो गया, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स मतलब टैक्स के अलावा गवर्नमेंट रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ फाइन, इन द फॉर्म ऑफ फीस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड। तो ये क्या है आपकी? ये नॉन टैक्स रिसिट है। तो देखिए लिखा है ना, अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड है, रिसिट्स हैं जिन्हें आप बार बार क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 54, द सोर्सेस टू मीट फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप पब्लिक से बोरोइंग कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल सोर्सेस से बोरोइंग कर सकते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चारों की चारों आपके क्या है? सोर्सेज है फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा है आपके टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, what does the primary deficit in the sub context of the government budget relate to? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल मतलब है कि जब बोरोइंग्स में से, बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स में से माइनस कर देंगे आप इंटरेस्ट पेमेंट की रिक्वायरमेंट्स। तो इंटरेस्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट, बोरोइंग रिक्वायरमेंट, तो बी लेस ए या ए प्लस बी। तो बी लेस ए यानी कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। Question 56, at what point the primary deficit under the government budget tends to be zero?
कौन सी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट बजट है वो जीरो हो जाएगा, किस प्राइमरी डेफिसिट के पॉइंट पे? देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत इजी है, आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो जब आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा तो फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। Which type of expenditure is incurred for everyday expenses and smooth functioning of various government departments? देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जो रिकरिंग नेचर की होती है, कैपिटल जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। तो एवरीडे एक्सपेंसेस किस में आएंगे, आपके रिकरिंग एक्सपेंडिचर में आएंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप के एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। मैंने डिटेल में ये आपको क्लासेस में करवाया हुआ है, तो मेक श्योर आप जरूर अपने नोट्स को रिवाइज करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Next question 58. When an individual quits his or her job, decides to stay at home for a while, the labor force participation rate क्या होगा? अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन डिसाइड करता है कि वो घर पे ही रहेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा, अपने जॉब को क्विट कर देगा, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे क्या असर पड़ेगा? देखो लेबर फोर्स में आते हैं आपके एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग, ठीक है। अब इसका पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेबर फोर्स अपॉन जितने भी वर्किंग एज के ग्रुप है, वर्किंग एज ग्रुप है, इनटू 100। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप डिनोमिनेटर को यहां पर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जो वर्किंग एज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो लेबर फोर्स वर्किंग एज इनटू 100, तो कोई इंडिविजुअल का डिसाइड करता है कि उसे अब जॉब नहीं करनी, वो घर पे ही रहेगा सिर्फ कुछ टाइम के लिए, तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 59, इन्फ्लेशन जो है सबसे ज्यादा हार्म किसे करता है, ये मैंने क्लास में भी कराया था क्वेश्चन आपको। इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा क्रेडिटर्स को हार्म करता है और डेटर्स को बेनिफिट करता है, क्योंकि डेटर्स जिससे आपने पैसा लेना है तो वो तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा देगा, है ना, उस पर ब्याज लग जाएगा। क्रेडिटर जिनको आपने पैसा देना है, क्रेडिटर्स, तो भाई उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें तो उसी टाइम पे जो आपने पैसा उधार दिया था उसी पेमेंट को रिसीव आप करेंगे इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से भी। तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे किसको होता है, क्रेडिटर्स को होता है। आई गेस मैं क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, इफ यू हेयर अ पर्सन सेइंग आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वॉज रिप्लेस बाय अ मशीन, मैंने अपनी जॉब को खो दिया बिकॉज मशीन की वजह से मुझे रिप्लेस कर दिया गया। तो ये क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये स्ट्रक्चरल आपका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो मैंने इमेज ऐड करी है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, एक आती है स्ट्रक्चरल, रिजल्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आती है। सीजनल जो है ये सीजन्स की वजह से आती है, समर चल रहे हैं तो उस टाइम पे अलग चीजों की डिमांड है, अलग लोग काम कर रहे हैं, विंटर्स में अलग काम हो रहा है। साइक्लिकल जो बिजनेस साइकिल की वजह से आती है, ठीक है, कि जब पीक पर है साइकिल, बिजनेस साइकिल, तो साइकिल का एनवायरमेंट क्या होती है, लो होती है। फिर आती है फ्रिक्शनल में क्या है, जॉब टू अनदर एंड स्पेंड्स टाइम ट्राइंग टू फाइंड हिज और हर आइडियल जॉब एग्जिस्ट इवन व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हैं ताकि आप एक दूसरी जॉब को कर सके, शुरू कर सके, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एंड हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आऊं और आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराऊं। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करी है, अगर कुछ छूट गया होगा, कुछ मुझसे गलती हो गई होगी तो प्लीज उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करी है और यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स का रिविजन कंप्लीट होता है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आप अगर लॉ का रिवीजन करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे कराया है, अफेयर्स विद बिजनेस, ठीक है, वो से आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ आज इकोनॉमिक्स का रिवीजन कवर हो चुका है और आगे भी और यूनिट्स आएंगे जिसपे हम रिवीजन करेंगे। मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज आप जो है मेघा मैम के वीडियो से कर सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको, अफेयर्स विद बिजनेस। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितना टाइम बचा है सही जगह इस्तेमाल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस कीजिए, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye, students. Take care of yourselves. Bye bye.